टुडेज गोल, आज का गोल क्या है? फैराडेज लॉ। ठीक है, तो फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज, सब समझेंगे। चलो भाई, कहानी की शुरुआत हुई एक फेमिलियर टर्म से, मैग्नेटिक फ्लक्स। आप सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जानते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था बच्चों? व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन सरफेस या थ्रू एन एरिया। यही होता था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक एरिया को चीर कर जा रही हैं, परपेंडिकुलर चीर के जा रही हैं, ऐसे काटते हुए जा रही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया। फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चों? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए क्या होता था? एरिया वेक्टर। एकदम सिमिलर पैटर्न पे मैग्नेटिक फ्लक्स आया, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड एज दी क्या चीज बच्चों? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दी सरफेस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई यहां तो नंबर की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है, तो स्केलर क्वांटिटी है कि कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक सरफेस को, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस है। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दी सरफेस एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों सभी लोग इसका फॉर्मूला वगैरह भी जानते होंगे। मान लो यहां पे हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस से बच्चों हमने ये क्या बना लिया, सभी को पता है क्या बना लिया? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, सभी को पता है। टू डायमेंशनल के लिए एरिया वेक्टर किधर ले सकते हैं? किसी भी तरफ ले सकते हैं, दोनों तरफ सही है ना। जैसे मान लो हम एरिया वेक्टर की बात कर लें थोड़ी सी, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा एरिया वेक्टर। अगर हमारे पास कोई 2D सरफेस है, कोई प्लेनर सरफेस है ना, हमारे पास कोई 2D सरफेस है या हमारे पास प्लेनर सरफेस है बच्चों, कोई हमारे पास 2D सरफेस है या हमारे पास प्लेनर सरफेस है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये है ऐसे प्लेनर सरफेस, तो बच्चों इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। आप चाहो तो एरिया वेक्टर इधर बना लो, सरफेस के परपेंडिकुलर, सही है। आप चाहो तो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ बना लो, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये भी सही है। 2D में आप किसी भी तरफ ले लोगे एरिया वेक्टर सही होता है। 3D में किधर लेते हैं बच्चों? कमेंट करें, 3D में किधर लेते हैं? 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 आउटवर्ड नॉर्मल, आउटसाइड नहीं कहते बच्चों, किधर लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल, आउटसाइड नहीं बोलो, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। और 2D में कहीं भी ले सकते हैं बच्चों। ये हो गया एरिया वेक्टर। अब बात की जाए मैग्नेटिक फ्लक्स की, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है B, एरिया वेक्टर ऐसे है A, बीच में एंगल थीटा। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स किससे डिनोट करोगे? फाई B से। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? फाई B कितना हो जाएगा? BA cos थीटा। और अगर आप चाहते हो कि उसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? B डॉट A वेक्टर। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है बच्चों? अगर इसकी यूनिट की हम बात करें, इसके हम यूनिट की बात करें तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड किसमें होती है? टेस्ला में। एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में, है ना। इसकी एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, एरिया मीटर स्क्वायर में, टेस्ला मीटर स्क्वायर। बच्चों इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम किस नाम से जानते हैं? वेबर नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेबर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। बच्चों अदर यूनिट की बात करें तो इसकी एक यूनिट और फेमस है, दैट इज मैक्सवेल। दैट इज मैक्सवेल, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे है। वेयर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ये हो गई इसकी यूनिट। क्लियर है? क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? B वेक्टर डॉट A वेक्टर या BA cos थीटा। एरिया वेक्टर आप जिधर चाहो उधर ले सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर? चल क्लियर? क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स?
मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है, पासिंग थ्रू अ सरफेस, एक सरफेस से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अगर हमारे पास 2D सरफेस है तो एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हमने कहा भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा BA cos थीटा, या उसको क्या बोल सकते हैं, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, SI यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर बोलते हैं। अदर यूनिट हमने बता दी। बच्चों कई बच्चे कहते हैं कि वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, वीडियो क्वालिटी, बच्चों जिनको ये इश्यू हो रहा है वो लाइव क्लास के 2 आवर्स बाद यहाँ पे आना, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर मिलेगा, तब आप वीडियो क्वालिटी को चेंज कर सकते हो और अपने इंटरनेट डेटा को बचा भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बच्चों हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती है ना, स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, और ये कोई बड़ा सा एरिया है हमारे पास, कोई सरफेस है, ये कोई बड़ा सा हमारे पास सरफेस है। अब बच्चों मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो मेरे ख्याल से सभी को पता है कैसे निकाला जाता है। कोई छोटा सा एलिमेंटल एरिया देख लेंगे, छोटा सा एलिमेंटल एरिया देख लिया, इसके लिए हमने लिख दिया ये DA वेक्टर, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये यहाँ पे DA वेक्टर। हमने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया, DA वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे ना, स्मॉल फ्लक्स, या ऐसे लिख ले, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, छोटा सा फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई विच इज इक्वल्स टू वेक्टर B डॉट DA वेक्टर। नहीं भाई मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए, कोई बात नहीं, आपको टोटल फ्लक्स चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DA। यहाँ पे क्लोज मत करना, हमने क्लोज नहीं निकालना है, हमें 2D सरफेस पे देखना है, B डॉट DA। क्लियर है, B डॉट DA इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केसेस आ गए हमारे कि थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, 90 है तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, BA cos थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 हो जाएगा बच्चों, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, BA cos 0। बच्चों cos 0 की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम वैल्यू है cos थीटा की 1, तो यहां कितना हो जाएगा फ्लक्स, BA। और बच्चों ये फ्लक्स कैसा है हमारा, मैक्सिमम फ्लक्स है, BA मैक्सिमम फ्लक्स। बच्चों थीटा 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा, इस केस में फ्लक्स कितना आएगा, BA cos 90, cos 90 0 हो गया, फ्लक्स 0 आ गया। दिस इज द मिनिमम फ्लक्स इन मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे सर मिनिमम तो 180 पे होगा, तो बच्चों वो मैग्नीट्यूड वाइज मिनिमम नहीं है, है ना, ओवरऑल वैल्यू मिनिमम है, नेगेटिव आ रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज तो यही मिनिमम हो गया है ना, cos 180 पे माइनस हो जाएगा, तो उसको नहीं ले रहे हम, वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर बात, एरिया वेक्टर क्लियर है ना। हमें फ्लक्स निकालना आज सीखना ही पड़ेगा। फ्लक्स क्या है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो भी सरफेस दिया है उसके परपेंडिकुलर। बाकी एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला नहीं चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो मैं बोल दूं कि इसकी लेंथ L है ना, एरिया का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, एरिया वैसे ही निकलेगा जैसे निकालते थे। इसकी लेंथ मान लो L है, ब्रेथ B है, तो बच्चों एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, L इंटू B। अब इस तरफ है तो आई कैप लगा दो, इस तरफ तो माइनस आई कैप, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। आई कैप से क्या मिलेगा बच्चों, इसका डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में दिख रहा है, यहाँ माइनस एक्स एक्सिस में, तो चाहो तो आप ये लगा दो और चाहो तो आप ये लगा दो, दोनों ही सही है, L इंटू B माइनस आई कैप, है ना, बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। क्लियर है, तो एरिया वैसे ही निकलेगा जैसे निकालते हैं। अभी यहीं पे सर्कुलर होता तो पाई आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे एक स्क्वायर एरिया होता तो a इंटू ए का स्क्वायर, ट्रायंगल होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते, बस डायरेक्शन लगाना पड़ता है। क्लियर, अच्छा क्लियर है, ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स बच्चों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, B डॉट A, डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है, हमेशा स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर।
अब बोला थीटा लेस देन 90 डिग्री। बच्चों जब थीटा 90 से कम होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है कि नहीं? सबको इतना तो पता ही होगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां थीटा 90 डिग्री तक, यहां 180, 270 और 360। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 डिग्री कहां आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इस केस में बच्चों cos थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी हमारा जो फ्लक्स भी होगा बच्चों वो कैसा आएगा? पॉजिटिव होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री की बात की, थीटा 90 से बड़ा हो गया, यानी ये वाला केस, यहां पे थीटा है। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक पॉजिटिव है। बाकी सब यहां पे क्या होंगे? नेगेटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और इस केस में जो फ्लक्स आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? ये वो केस है जब मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ हो, एरिया वेक्टर उसके अपोजिट साइड में जा रहा हो। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, अपने आप फील आ जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपको बोल दिया है कि एरिया वेक्टर ऐसे है, बोल दिया है। कई बार आपको बता देगा कि एरिया वेक्टर भाई इसी तरफ लेना है, तब कुछ नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। अभी देखो एंगल कितना हो गया? बी इधर, ए इधर, थीटा कितना हो गया इस केस में? 180 डिग्री। दिख रहा है कितना है? 180। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो गए? अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। एरिया वेक्टर ऐसे। तो बच्चों थीटा कितना हो गया? 180। आप यहां पे फ्लक्स निकालोगे कितना आएगा? बी ए cos 180। cos 180 क्या हो जाएगा? -1, सो माइनस बी ए। तो बच्चों ऐसे केस में हमारा फ्लक्स नेगेटिव आने लगेगा। क्लियर है? जब बी वेक्टर ए वेक्टर ऑपोजिट साइड जाते हैं तब फ्लक्स नेगेटिव आता है। ठीक है। अच्छा मेरी एक बात सुन लो, एक बार एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया किसी एक क्वेश्चन के लिए, किसी एक क्वेश्चन के लिए एक बार एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया तो उसको अब चेंज नहीं करना है बार बार। क्लियर है? एक बार आपने सोच लिया एरिया वेक्टर इस तरफ, तो आपका एरिया वेक्टर अब यही रहेगा। क्लियर है? आपने सोच लिया ये डायरेक्शन का एरिया वेक्टर पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है। मतलब एक बार आपने पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लिया तो उसको बिटवीन द क्वेश्चन चेंज मत करना। आपने कह लिया भाई ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो उस क्वेश्चन के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। चाहे उस क्वेश्चन में आगे ऐसा कुछ हो कि कॉइल घूम गया हो, है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, बट आपका पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं होगा फॉर अ गिवन क्वेश्चन। चलो भाई आ गए फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे। बच्चों ये वो इंसान है माइकल फैराडे जिन्होंने डिस्कवरी की है एक बहुत बड़े फिनोमेना की, एक बहुत बड़े फिनोमेना की। अभी तक आप मैग्नेटिज्म में काफी कुछ पढ़ चुके हो। आप ये देख चुके हो कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यस यस। करंट कैरिंग कॉइल क्या बनाता है अपने अगल बगल? मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इस पे मैंने थंब रखा, ये क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड। बायोट सेवर्ट ने इसका हमें फॉर्मूला भी दे रखा था। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ ने भी बताया कि करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो हमें यह पता है कि अगर यहां पे करंट है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। अब इन्होंने कुछ और सोचा। इन्होंने कहा यार करंट से मैग्नेटिक फील्ड, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, मैं कुछ ऐसा करूं कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं। उल्टा सोचा। अभी हमें पता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट किस, यहां करंट कैरिंग वायर, इसके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा यार इसका उल्टा नहीं हो सकता क्या? अगर इधर से इधर काम बन रहा है, इधर से इधर नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड से मैं करंट बना दूं। वाह भाई क्या सोच है। करंट किससे बना दूं? मैग्नेटिक फील्ड से। सो माइकल फैराडे बेसिकली बच्चों कहा जाता है कि उन्होंने इस फिनोमेना की डिस्कवरी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन्होंने क्या कहा था? कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना दिया। बहुत बड़ी डिस्कवरी, बहुत बड़ी। मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना। अभी तक क्या पढ़ा मैग्नेटिज्म में कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने क्या कहा? मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ये जो डिस्कवरी की, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है।
ऐसा बोला जाता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। लैब में ऐसे उन्होंने उठा के अपना एक मैग्नेट था, ऐसे गुस्से में फेंक दिया और मैग्नेट गुस्से में फेंका एक कॉइल की तरफ। कहां फेंका? कॉइल की तरफ। क्या था हाथ में इनके? मैग्नेट। कहानी बता रहे हैं, सुनो पहले, ठीक है, कि कैसा कहा जाता है कि लैब में थे और ये सालों से कोशिश कर रहे थे, सालों से, और इन्होंने मैग्नेट लेके ऐसे फेंक दिया कॉइल की तरफ। कॉइल मतलब एक कंडक्टर की तरफ, ठीक है, कंडक्टर की तरफ ऐसे मैग्नेट फेंका और देखा कि वहां पे करंट आ गया कंडक्टर में। ऐसा बोला जाता है ये चीज एक्सीडेंटल है। बच्चों मैंने पहले भी बोला है, ना ही न्यूटन सर के हेड पे एप्पल गिरा था, ना ही ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंटल हो गया, अचानक से हो गया। भाई अचानक से उसी के साथ होता है जो लगातार उस पर कोशिश करता रहता है। आप इनकी हिस्ट्री पढ़िए इस इंसान की। ये इंसान लोहार का बेटा है। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है माइकल फैराडे की। ये एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार के बेटे थे, गांव से निकले थे, है ना, मतलब बहुत ही छोटे इंसान थे। बस इन्होंने बुक बाइंडिंग का काम स्टार्ट कर दिया। बुक को जोड़ा जाता है ना, बाइंड करते हैं ना बुक को, फटी बुक को, वो काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इतने गरीब थे ये, बुक की बाइंडिंग कर रहे थे, लोहार के बेटे थे ये। अब बुक की बाइंडिंग करते करते बुक से इनको प्यार हो गया। जब उनको बुक से प्यार हो गया तो उस टाइम का एक बहुत ही फेमस केमिस्ट था डेवी करके, बहुत फेमस केमिस्ट। ये कहानी चल रही है 1790s की, 1790 की कहानियां ये सब, ठीक है। ये डिस्कवरी इन्होंने 1830 के आसपास की है, बहुत पुरानी डिस्कवरी है। तो इन्होंने बुक का इनको शौक हो गया, ठीक है, बुक बाइंड करते थे, इन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया और इन्होंने अपना करीब 250-300 पेज का एक पूरा आर्टिकल लिखा इसी चीज पे, है ना, इसी चीज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में, केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री के बारे में लिखा था, क्योंकि जो हमारे डेवी साइंटिस्ट थे वो केमिस्ट थे, तो इसके बारे में भी लिखा था। और बेसिकली केमिस्ट्री के लिए, उनको इंप्रेस करने के लिए पूरा केमिस्ट्री पे इन्होंने एक, भाई ये पहले केमिस्ट थे, इनकी कहानी भी अलग है, केमिस्ट्री से फिजिक्स में स्विच की है। ऐसा कोई है, अगर आप जानते हो तो बताना, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा डेवी को, एक लंबा सा पूरा 300-250 पेज का रिज्यूमे लिखा कि भाई ये देखिए हमने ये सर्च की है। तो उन्होंने इनको बुला लिया और इनको बुला के अपना असिस्टेंट बना लिया। डेवी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रॉयल सोसाइटी में थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बहुत बड़ी चीज थी, रॉयल नाम ही सुन लो, रॉयल, उसमें सबको एंट्री नहीं मिलती थी, ठीक है। तो रॉयल सोसाइटी में इनको बुला लिया गया। अब ऐसी बात है, लोहार का बेटा रॉयल सोसाइटी पहुंच गया, बहुत बड़ी बात थी। तो वहां पे जाके इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत रिसर्च की। अब इन इंसान की रिसर्च देखो, तुमको याद होगा क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, पढ़ा है? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लास 11th में थोड़ा सा पढ़ा था, अभी क्लास 12th में फिर पढ़ रहे होगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इनके नाम से कांस्टेंट भी था, 1 फैराडेज इक्वल्स टू 1 फैराडेज इक्वल्स, मैं बोल रहा हूं ना, कोई डिस्कवरी है, ये सब ना, ये सब नूब्स लोग, तुम्हारी लैंग्वेज में तुम लोग नूब्स बोलते हो ना, नूब्स लोग ये सब चीजें बोलते हैं, जिनको पढ़ाई का कोई नॉलेज नहीं होता। अरे एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, न्यूटन के सर पे एप्पल गिर गया था। अरे भैया न्यूटन उसके पहले कितने सालों से उसी काम पे लगा था। आप ग्रेविटेशन की पूरी रिसर्च देखो, पीछे 300 साल पुरानी रिसर्च चल रही थी, तब पता चला था ये चीज। हाँ, 96500 कूलम, 1 फैराडे, इन्हीं के नाम का कांस्टेंट। तो ये इंसान फेमस होते गए, ठीक है। इनको एक लैब दे दी गई है ना, डेवी ने इनको एक पूरी एक लैब दे दी कि अपनी लैब लो तुम, भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। अब देख रहे हो एक इंसान ऐसा है जो लोहार का बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, इसके नाम से कांस्टेंट हो गया। फिर ये आए अपने असली प्यार की तरफ, जो कि क्या है? मैग्नेटिज्म। ऐसी कहानियां हैं कि इनके जेब में हमेशा एक रिंग थी, जिस रिंग पे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल लिपटे हुए थे। ये स्टोरीज हैं। अब इसके बारे में कैसे 1730, 1790, 1800 की कहानियां कैसी जेन्युइन हो सकती हैं कि इनके पास कॉइल था और कॉइल के दोनों तरफ रिंग्स लिपटी हुई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब इसी तरफ रहे थे। खैर इस बीच इन्होंने एक और चीज के ऊपर रिसर्च की, कहां पे? कैपेसिटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जुड़ी हुई चीज है, अलग अलग नहीं कर सकते। फिर इनके नाम से एक और यूनिट पड़ गई जो तुमने इस साल पढ़ी। कौन सी यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? अब यहां बच्चों को इंटरेस्ट है शादी हुई कि नहीं इनकी। अरे मर जाओ तुम लोग, आ गए, इनकी शादी हुई कि नहीं, गर्लफ्रेंड थी कि नहीं इनकी। फैरेड है ना, 1 फैरेड पढ़ा था हम लोग ने। फैरेड किसकी यूनिट थी? कैपेसिटर की। इन्हीं के नाम पे एक और यूनिट पढ़ी। फिर इन्होंने क्या कहा कि यार अब केमिस्ट्री बंद करते हैं, तो इन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़ दी। आप देखते हो यार क्या चलन हो रखा है इस टाइम सोसाइटी में, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इंसान पागल हो जाए कि सरकारी जॉब, भाई सरकारी जॉब है बढ़िया, कैसे छोड़ सकते। इन्होंने सरकारी जॉब छोड़ दी। अब इनके पापा ने कितना ही डांटा होगा इनको। इन्होंने सरकारी जॉब क्विट कर दी, लैब भी क्विट कर दी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए मैग्नेटिज्म के ऊपर। 13 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ये ब्रेक थ्रू लाया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये इनकी फाइनल रिपोर्ट थी। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स
यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। इन्होंने कहा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ कॉइल चेंज होंगी तो उस कॉइल में ईएमएफ बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और अगर कॉइल एक क्लोज्ड कंडक्टर है तो उसमें करंट भी फ्लो करेगा। क्या तो डिस्कवरी लेके आ गए भाई साहब? ये बोल रहे हैं कि आपके पास कोई कॉइल है, कंडक्टर, कॉइल छटाओ, कंडक्टर है, और अगर वो कंडक्टर क्लोज्ड है, सर्किट कंप्लीट है, तभी तो करंट बहेगा भाई। सर्किट कंप्लीट है और उस कंडक्टर के अंदर से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उसमें से पास कर रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आप बढ़ा दो, आप घटा दो, जो करना हो करो, बस चेंज कर दो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ईएमएफ आता है, और अगर क्लोज सर्किट है तो वाह 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 वाह, करंट बन गया। अभी कोई करंट इस तरह से बनाने का सोचा ही नहीं। ये उस जमाने की बात है जब करंट बैटरी से बनाया जाता था, केमिकल एनर्जी से। ये इन्होंने मैकेनिकल एनर्जी से करंट बना दिया। बहुत बड़ी रिसर्च। कैसे किया हो देखते हैं। कहा जाता है कि भाई ये एक्सीडेंट है, बोलो ये एक्सीडेंट हो सकता है? ये एक्सीडेंट होगा, ऐसा इंसान एक्सीडेंट करेगा? हाँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ क्लोज्ड कॉइल एंड अ मैग्नेट। बच्चों जब क्लास 10th में बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस वर्ड की बहुत मीनिंग समझाते हैं। आप लोग काफी बड़े हो, आप लोग को पता है रिलेटिव का मतलब क्या है ना, कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। किसके बीच में? बिटवीन अ क्लोज्ड कॉइल, बच्चों क्लोज्ड कॉइल कंडक्टिंग होना चाहिए, एंड अ मैग्नेट, बिटवीन अ क्लोज्ड कॉइल एंड अ मैग्नेट। देखें जरा बच्चों, यहां पे क्लोज्ड कॉइल है, एक वायर समझ सकते हो, कॉपर का वायर समझ सकते हो, और उससे बच्चों एक गैल्वेनामीटर जोड़ के रखा हुआ है। यहां मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, मैं मैग्नेट को v वेलोसिटी से इस तरफ दौड़ता हुआ लेकर आया, मैग्नेट को v वेलोसिटी से इस तरफ दौड़ता हुआ लेकर आया, मैग्नेट का मोशन कराया, मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेट का मोशन कराया, इसको मैकेनिकल एनर्जी दी। नॉर्थ पोल मैग्नेट का कॉइल की तरफ जा रहा है, ये कॉइल है भाई साहब, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है। नॉर्थ पोल इसकी तरफ गया, नॉर्थ पोल से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से निकलेंगी। ये मैग्नेट है, नहीं यार ये अच्छा नहीं लगा, और बड़ा कुछ है मेरे पास। क्या है? यही ले देके यही मोबाइल मिलता है। हाँ, ये सब बन जाता है मेरा। ये मैग्नेट है ना, और यहां पे मेरे पास एक कॉइल है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से क्या निकल रही? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये कॉइल है। जब मैग्नेट को मैं कॉइल के पास लेकर गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल बढ़ गई, और भाई साहब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू कॉइल बढ़ी वैसे ही इसमें ईएमएफ आया और एक करंट बहा। करंट बहा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया। कहानी आगे बढ़ी, ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ेगी कि अगर हम मैग्नेट को पास ले जाते हैं तो फील्ड लाइंस बढ़ती हैं, फ्लक्स बढ़ता है। भाई देखो फ्लक्स भी तो बढ़ेगा, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगी। नॉर्थ पोल इस तरफ ले गए, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, तो फील्ड लाइंस ज्यादा अंदर से गई कॉइल के, मतलब फ्लक्स बढ़ा। फ्लक्स बढ़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आया। भाई इंड्यूस्ड का मतलब है कोई चीज जो आंखों ही आंखों में इशारा कर ले, बिना टच के काम बन जाए। इंड्यूस्ड, बिना टच किए, इसको इससे बिना टच कराए इंड्यूस कर दिया इसके अंदर हमने ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड करंट। बच्चों क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। करंट तब फ्लो करेगा अगर कॉइल क्लोज्ड हो, सर्किट कंप्लीट हो, अदरवाइज ईएमएफ होगा। नेक्स्ट देखो फिर इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, पहले इन्होंने क्या किया था, पहले ये नॉर्थ पोल को इस तरफ ले गए v वेलोसिटी से। रिलेटिव मोशन चाहिए हमको, ठीक है, रिलेटिव मोशन, हम v वेलोसिटी से इसको इधर लेके आए। दूसरे केस में क्या किया इन्होंने कहा एक काम करते हैं, नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाते हैं। तो हम नॉर्थ पोल को दूर ले गए, दूर ले गए तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। भाई साहब अगर आप इसको दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगी यानी फ्लक्स भी कम होने लगा। इन्होंने कहा फ्लक्स बढ़ जाए या फ्लक्स घट जाए, फ्लक्स बढ़ जाए या फ्लक्स घट जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ये मैग्नेट को दूर लेके गए, क्या कराया इन्होंने,
क्या कराया? रिलेटिव मोशन इनके बीच का। मैग्नेट को दूर लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हुई, फ्लक्स कम हुआ, फिर से करंट फ्लो किया, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब पास लेके गए तो करंट ऐसे फ्लो किया, जब दूर लेके गए तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया। करंट का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। एक बार इस तरफ ले गए, जब फ्लक्स बढ़ा तो करंट ऐसे फ्लो किया, जब पीछे लाए फ्लक्स घटा तो करंट ऐसे फ्लो किया। करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, है ना। अब ये कैसे हुआ सर, कैसे डायरेक्शन? ये बच्चों लेंज लॉ ने बताया था। ये लेंज लॉ में बताते हैं, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सिंपल लेंज लॉ कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता चलता है करंट किस तरफ फ्लो करेगा, है ना। ये भी तो एक सवाल है कि हमारे हाथ में मैग्नेट है, खिलौना, यहाँ पे कॉइल है, खिलौना, इसको इधर लेके गए, करंट फ्लो किया, वापस लेके आए, फिर करंट फ्लो किया, फिर आगे ले गए, करंट फ्लो किया, पीछे लाए, करंट फ्लो किया। जब आगे ले गए क्लॉकवाइज करंट मान लेते हैं, पीछे लाए एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर बहुत तेजी से आगे ले गए ज्यादा करंट, बहुत तेजी से पीछे लाए ज्यादा करंट। जितना ज्यादा तेज रिलेटिव मोशन उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा ईएमएफ। जितनी जल्दी जल्दी आप फ्लक्स को चेंज करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट उतना ज्यादा होगा। ज्यादा फ्लक्स नहीं चाहिए, कम फ्लक्स भी नहीं चाहिए, चेंज ज्यादा चाहिए। और चेंज जितनी जल्दी जल्दी होगा, करंट उतना ज्यादा होगा। यह पूरी कहानी है फराडे साहब की। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे बताया? बड़ा आसान होता है, जो भी चेंज होता है उसको अपोज करना होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, अभी इतना समझो करंट फ्लो करता है। बात हो रही है यहां पे रिलेटिव मोशन करना है। रिलेटिव मोशन, जब पास लाए तो करंट ऐसे हुआ, दूर ले गए तो करंट ऐसे हुआ। कहानी को ऐसे भी सोच सकते हो कि साउथ पोल को पास लाए, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ पोल भी पास लाओगे तो भी काम बनेगा भाई। साउथ पोल को जब पास लाओगे तो फील्ड लाइन कम हो जाएगी। साउथ पोल को पास लाए, फील्ड लाइन कम हो गई, करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट। साउथ पोल को दूर ले गए, फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी, करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट। बस मैग्नेट होना चाहिए और रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्लियर? ठीक। अब यही बोला जाता है कि ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी, कि मैग्नेट था, उधर कॉइल पड़ा था, इन्होंने ऐसे फेंका कि गुस्सा आ गए थे, एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मैग्नेट को ऐसे फेंका, कॉइल के पास मैग्नेट गया और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया। नहीं बस हाँ मैंने करंट ढूंढ लिया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना। क्लियर है? क्लियर है? कई बच्चे कह रहे हैं डायरेक्शन गलत है। बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा, करंट ऐसे ही बनेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको अपोज करे और इसके फ्लक्स को डिक्रीज करे। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप ये बता दो कि ये गलत है, ठीक है। जब आप मैग्नेट को इधर ले जाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये फ्लक्स को घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अपोजिट बनाता है। ये नेक्स्ट लेक्चर की बात है, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन आ गई। अब क्या किया हमने, इसको रेस्ट पे रख दिया मैग्नेट को, और हमने उठा के एक ट्रॉली पे रख दिया अपना कॉइल। हमने कॉइल को ट्रॉली पे रख दिया। हमने कहा हम इसको नहीं मूव कराएंगे, हम इसको, हमें क्या चाहिए भाई साहब, अपने को इससे फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है कौन चल रहा है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में। हमने इसको चला दिया। जब इसको हम इसके पास लेके गए, जब हम इसको इसके पास लेके गए, किसका सेकंड का डायरेक्शन गलत है भाई साहब। ये ऐसे तो ऐसे एकदम सही है बच्चा, डायरेक्शन दोनों सही है, नहीं एरो नहीं गलत है, दोनों का सही है, दोनों का सही है 100%। दोनों क्लियर है, किसी का गलत नहीं है। अभी डायरेक्शन ऑफ करंट में मत पड़ो, अब इतना समझो कि पास लाएंगे तो करंट बनेगा, दूर ले जाएंगे तो करंट बनेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़े। अब रिलेटिव मोशन की बात आ गई बच्चा। रिलेटिव मोशन मैंने कहा कि हो सकता हो हम अपने कॉइल को मूव कराएं। हम कॉइल को इसके पास लेके गए, क्या हुआ,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो ये फ्लक्स को घटाना चाहता है। असल में कहानी ये है, लेंज लॉ यही कहता है कि जो भी चेंज होता है उसको अपोज किया जाता है। खैर एनीवेज, फ्लक्स इसके अंदर से बढ़ा। अभी तो भाई एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, तो एक्सपेरिमेंट में तो दिख रही हैं चीजें, अभी रीजन क्या पता। तो जब ये पास में आया तो इसके अंदर क्या हुआ, फिर से एक करंट फ्लो किया ऐसे, इसके अंदर करंट फ्लो किया इस दिशा में। क्लियर है? इसके अंदर ऐसे करके एक अपोजिट करना पड़ेगा। जब इसको पास लेके जाओगे तो इसमें करंट फ्लो किया ऐसे, डायरेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पकड़ेंगे पूरा, ऐसे करके इसमें करंट फ्लो किया। ठीक, अच्छा दूसरी चीज फिर आगे क्या किया, हमने बोला भाई साहब कि ये किस पे है, रेस्ट पे, और ये भी किस पे है, रेस्ट पे। जब दोनों रेस्ट पे हैं तो आप ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर में देयर इज नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं है और कोई इंड्यूस्ड करंट भी नहीं है। क्लियर हुई बात? अगर रिलेटिव मोशन होगा बच्चों तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होगा। अगर दोनों ही रेस्ट पे हैं तो कोई करंट, मतलब यार ऐसे समझो ना, बिना मैकेनिकल एनर्जी दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनेगी भाई? दोनों रेस्ट पे आराम से बैठे हैं, कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहा होगा तो अपने आप करंट थोड़ी ना बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से पैदा थोड़ी ना हो जाएगी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, या तो मैग्नेट को मूव करा के एनर्जी दो या तो कॉइल को मूव करा के एनर्जी दो, तभी बनेगा। जैसे इसका एक बड़ा बढ़िया है कि ये भी बन सकता है बच्चों, मान लो यहाँ पे एक कॉइल है, ये आगे चल रहा है सपोज कर लो 5 मीटर पर सेकेंड से, पीछे इसके बच्चों एक मैग्नेट है, यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, मैग्नेट भी आगे बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। मुझे बताओ इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा कि नहीं? मुझे बताओ इसमें इंड्यूस करंट होगा कि नहीं? बताओ। 5 मीटर पर सेकेंड से कॉइल चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेट चल रहा है, इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया? बिकॉज देयर इज नो, सब पढ़ चुके हैं बच्चे, रिलेटिव मोशन। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था फराडे साहब का, माइकल फराडे साहब का। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि रिलेटिव मोशन होगा जिससे फ्लक्स चेंज होगा। बात डालो अपने दिमाग में, धीमे धीमे बात डालो। अभी डायरेक्शन पे अपने को नहीं पढ़ना है रे बाबा, पूरा एक लेक्चर आने वाला है लेंस लॉ, जिसमें डायरेक्शन के ऊपर पूरी हम लोग रिसर्च करेंगे, एकदम काट पीट के पूरी इसके ऊपर पोस्टमार्टम कर डालेंगे पूरा डायरेक्शन पे। अभी इसकी टेंशन नहीं, अभी इतना समझना है कि रिलेटिव मोशन से हुआ क्या, फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बना। इन्होंने ये चीज समझा दी हमें। क्या हुआ ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चों? ओवरऑल क्या दिख रहा है हमें कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर क्लोज्ड कॉइल है तो इंड्यूस्ड करंट। ठीक, आगे बढ़े। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दूसरा एक्सपेरिमेंट, 2 कंडक्टिंग लूप्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अब ये उनकी वो जो जेब में रिंग रहती थी उसके ऊपर है, जो कहानी थी कि इनके जेब में हमेशा एक रिंग थी, रिंग के एक तरफ इन्होंने वायर लपेटा, दूसरी तरफ भी वायर लपेटा, एक को बोला प्राइमरी एक को बोला सेकेंडरी, ये उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है। 2 कंडक्टिंग लूप्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ये है खेल। एक लूप को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, साथ में लगाया एक की स्विच लगा दिया, साथ में लगाया एक रियोस्टैट। रियोस्टैट का काम क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर, करंट को वेरी करता है बच्चों। रियोस्टैट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर, इसका काम क्या होता है? करंट को वेरी कर सकता है, करंट को वेरी करा सकता है। ठीक है, कहानी शुरू हुई। इससे कुछ नहीं कनेक्टेड है, इससे सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, इससे कोई बैटरी